हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनएविटेबल ज्ञान में। दोस्तों, जिन बच्चों ने आईटीआई कंप्लीट कर ली है और उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है अप्रेंटिस करने का। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म रिलीज़ किए हैं। और ये फॉर्म जो रिलीज़ हुए हैं उनकी स्टार्टिंग डेट है 16 अगस्त। ये सुबह 10 बजे से और रात को 10 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आपको जो फॉर्म फिल करना है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही फिल करना है। आपको ऑफलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब यानी कि फ़िज़िकल कॉपी आपको एप्लीकेशन की नहीं भेजनी है। और ऑनलाइन जो फिल करना है वो आप इस वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर जाएंगे nfr.indianrailways.gov.in। जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पर होगा। मेरिट जो फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरिट फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी कि आपका जो टेंथ की यानी कि मैट्रिकुलेशन की टेंथ के जो मार्क्स हैं वो, और टेंथ प्लस आईटीआई के जो मार्क्स हैं आपके, इन दोनों का एडिशन होगा। उस बेसिस पर मेरिट फॉर्म होगी। और जो मैट्रिकुलेशन का परसेंटेज कैलकुलेशन है वो जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऐड करने से होगा, ना कि टॉप 5। और उसी प्रकार जो परसेंटेज आईटीआई का होगा वो आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी और एवरेज निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर का, उस प्रकार से आपका सिलेक्शन देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों की अगर सेम मार्क्स हैं तो उस केस में जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। या फिर दूसरे सेंस में अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम है तो जो मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ जिसने पहले कंसिडर वो कर लिया है उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये कुछ यूनिट्स हैं जिनमें कि टोटल जो सिलेक्शन होने हैं वो अभी जो ये प्रोविज़नल है, ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी किया जा सकता है इन स्लॉट्स को। तो जो है 4499 हैं अभी इस समय। और ये सारी डिवीज़न्स हैं, यूनिट्स हैं जिसमें कि सिलेक्शंस होना है। ये उसका एड्रेस है। आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी वो ये है कि बच्चों, आप लोगों को मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं भरने हैं। ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म केवल एक ही भरना है और फिज़िकल कॉपी नहीं देनी है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय सावधानी ज़रूर बरतें। देखिए, अगर हम रिज़र्वेशन की बात करें, जो सीट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ पर्सन अगर कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट अगर शेड्यूल कास्ट का है और अगर शेड्यूल कास्ट में वैकेंसीज़ रह जाती हैं तो वो एसटी कैंडिडेट्स के द्वारा फिल की जाएंगी। और अगर इसी प्रकार से एसटी स्लॉट्स में अगर सीट्स रह जाती हैं तो उनको एससी कैंडिडेट से फिल किया जा सकता है अगर वो सीट्स वैकेंट हैं तो। और इसी प्रकार अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स के दोनों से ही अगर सीट्स फिल नहीं होती हैं तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से, ओके, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से वो सीट्स फिल की जा सकती हैं। उसी प्रकार जो अगर ओबीसी कैंडिडेट्स के द्वारा जो ओबीसी कोटे की सीट्स हैं वो फिल नहीं होती हैं तो उनको भी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स से फिल किया जाएगा। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें बेटा, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मतलब जो अगर एज की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एज जो है वो मिनिमम 15 ईयर यानी कि 15 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, कम से कम आपका 15 साल। और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल की एज होनी चाहिए जो कि 1/1/2020 तक हो। उसके बाद जो रिलैक्सेशंस हैं वो एज़ यूजुअल हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसको अपर एज लिमिट से 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। और इसी प्रकार से रिलैक्सेशन जो है वो डिफेंस फोर्सेस और एक्स सर्विसमैन के लिए भी हैं। जो भी बच्चे एससी एसटी या फिर ओबीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पर में ही इशू कराना होगा। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए उसकी डेट दी हुई है 1/4/2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे सर्टिफिकेट बनाते समय। कभी किसी किसी बच्चे के पास पुराना सर्टिफिकेट रहता है तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पर ही होना चाहिए। जब आप फॉर्म देखेंगे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखिए, उसमें पूरा फॉर्मेट दिया होता है। अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे कि हमने अभी बात की है, आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। 10th के साथ साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बच्चों उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मार्कशीट की कॉपी और पासिंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का और आईटीआई का, दोनों का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। केवल आपको उसमें फॉर्म में ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल कंप्लीशन ज़रूरी नहीं है, जैसा कि इसमें साफ साफ दिया हुआ है। कोर्स कंप्लीट करना ही आवश्यक नहीं है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि उसकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके साथ ही आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म फिल करते समय। फॉर्म की जो फ़ीस है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, और फ़ीस जो पे होगी वो आपकी ऑनलाइन ही होगी पेमेंट गेटवे के द्वारा। अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको वेरीफाई पेमेंट बटन पर जाकर रिकन्फर्म कर सकते हैं, और उसके बाद आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं अगर इन केस अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म फिल करते समय एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और विमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। वैसे तो ये जानकारी आपको अभी तक मालूम पड़ ही गई होगी, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। किस तरीके से फिल करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते समय, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आधार कार्ड ज़रूर हो। आधार कार्ड की 12 डिजिट जो है वो नंबर आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए डालना पड़ेगा। इन केस आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी अगर है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोविज़न है वो जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम के स्टेट्स को छोड़कर बाकी कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के कैंडिडेट्स के लिए है। जो इन स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनको फिल करने के लिए दे आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर वोटर आईडी, देन वैलिड पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कार्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसी के साथ में कैंडिडेट्स को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सही सही देना है, बिकॉज इस पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो इसी नंबर और ईमेल आईडी पर ही मिलेगी। बच्चों इसके साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म फिल करते समय केवल एक ही यूनिट चूज़ करनी है। अगर एक से ज़्यादा यूनिट आप चूज़ करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद में फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अवश्य अपने पास रखें, बिकॉज़ जब फिज़िकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा तो आपको ये प्रिंट आउट फॉर्म के साथ मतलब फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में वहाँ प्रोड्यूस करना आवश्यक है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट करनी है, और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, यानी कि 10th का आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर सारे सेमेस्टर्स की, अगर मान लीजिए आप आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने लिया है तो वो मार्कशीट आपको जो फाइनल सेमेस्टर की है जिसमें कि सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स हों टोटल, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में एनटीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि ऊपर मेंशन किया हुआ था उस प्रकार से आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद में अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। बच्चों आपको इसके अलावा भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ पर जो आप ये ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको एक तो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा,
स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको कोई भी हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। आपको यानी कि रहने का आपको खुद व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आपको केवल वहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा, और स्टाइपेंड जो है वो एज़ पर रूल्स के हिसाब से जो भी प्रोविज़न है उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। उसी के साथ में अगर फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से ही होना चाहिए, गैजेटेड डॉक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्दर अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट पर हेल्प डेस्क पर क्लिक करके मेल वगैरह कर सकते हैं, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर आप अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप उस पर मेल कर कर पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी। सो फिर देर किस बात की, आप जाइए, जिसको अप्रेंटिस करनी है वो तुरंत जाएं और इस वेबसाइट को क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसी के साथ अगर आप इस तरीके के और भी वीडियोस, मतलब इस तरीके से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और फिटनेस से रिलेटेड या फिर आईटीआई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथी दोस्तों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती रहे। धन्यवाद।